हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। श्री करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का जो तीसरा लेसन है, परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन यानी पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम मुख्य रूप से परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार, परागण की विधियाँ, इसके अलावा हम असंगतता या अनिषेचता, निषेचन, एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इत्यादि बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पाठ की कुछ पृष्ठभूमि बता दूंगा, जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। आवर्तबीजी पौधों के पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों में बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नर जननांग पुंकेसर के परागकोश की लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु जनन द्वारा लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। तो देखिए, आवर्तबीजी जो प्लांट होते हैं, उनके पुष्पों में नर और मादा जननांगों में स्पोरोजेनेसिस यानी बीजाणु जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। नर जननांग पुंकेसर यानी स्टेमिन के परागकोश की जो लघु बीजाणु धानियाँ होती है, उसमें लघु बीजाणु जनन द्वारा लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश के स्फुटन से मुख्य रूप से परागकण मुक्त हो जाते हैं। मादा जननांग स्त्री केसर के अंडाशय भाग में उपस्थित बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, परागकोश के स्फुटन से मुख्य रूप से जो पोलिनेशन है यानी परागकण है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। मादा जननांग स्त्री केसर के अंडाशय भाग में विद्यमान बीजांड के भीतर गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु या अंड बनता है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो भ्रूणकोश में ही संपन्न होती है। इसके लिए गुरु बीजाणु तो सदैव भ्रूणकोश में ही रहता है, लेकिन लघु बीजाणुओं को गुरु बीजाणु के समीप आना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अतः परागकोश के स्फुटन से मुक्त परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के स्टेग्मा तक लाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिनेशन की, कि पोलिनेशन क्या है यानी परागण क्या है। अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, उस चित्र से आप समझेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं हम परागण की बात करते हैं कि पोलिनेशन क्या है। देखिए, किसी भी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने की क्रिया को परागण कहते हैं। या अपन सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी माध्यम के द्वारा परागकणों का परागकोश से पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या पहुंचना पोलिनेशन यानी परागण कहलाता है। देखिए बच्चों, परागण की क्रिया के लिए कुछ अनिवार्य कंडीशन इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जैसे परागकणों एवं वांछित वर्तिकाग्र का पूरी तरह से परिपक्व होना, परागकोश का स्फुटन होकर
परागकणों को मुक्त करना एवं परागकणों को वर्तिका तक पहुंचाने के लिए माध्यम का होना। तो देखिए, वो माध्यम मुख्य रूप से वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कीट भी हो सकता है, अन्य जंतुओं के कर्मकों के रूप में परागण की क्रिया हो सकती है। देखिए, जो परागण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा है परपरागण। देखिए, स्वपरागण को सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है और परपरागण को क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वपरागण की। देखिए, स्व यानी होता है अपना। जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। देखिए, आप दोबारा समझेंगे। यदि किसी पुष्प के, ये मान लीजिए पुष्प है, यदि किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। ये जो स्वपरागण है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। स्वपरागण कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। पहला है स्वक युग्मन, स्वक युग्मन जिसे ऑटोगेमी कहा जाता है, और दूसरा है सजातीय पुष्पी परागण। दूसरा कौन सा हो गया? सजातीय पुष्पी परागण, जिसे गिट्टानोमी या गिट्टानोगेमी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वक युग्मन या ऑटोगेमी। देखिए, ये क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वक युग्मन कहते हैं। तो आप समझेंगे कि जब एक पुष्प है उनके परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि पहुंचते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वक युग्मन। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। पुष्प अपने ही परागकणों के द्वारा परागित होता है, उसे स्वक युग्मन कहते हैं। स्वक युग्मन के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है मटर। स्वक युग्मन का उदाहरण क्या है? मटर। दूसरा है सजातीय पुष्पी परागकण अथवा गिट्टानोगेमी। देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उन्हें सजातीय पुष्पी परागकण या गिट्टानोगेमी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पुष्प के परागण उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गिट्टानोगेमी। इस प्रकार का परागण एक ही पौधे पर विद्यमान दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। पौधा तो एक ही होता है लेकिन पुष्प क्या होते हैं? अलग अलग। आनुवंशिक दृष्टि से यह स्वपरागण है, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से अधिकांश वनस्पति वैज्ञानिक इसे परपरागण मानते हैं। अब देखिए, स्वपरागण के लिए कुछ युक्तियां या अनुकूलन होते हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, अनेक पौधों में स्वपरागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ विशेष अनुकूलन या युक्तियां अपनाई जाती है, अथवा पौधे या पुष्प में स्वपरागण संपन्न होने के लिए कुछ अनुकूलन पैदा होते हैं। इनमें से कुछ युक्तियां, अनुकूलन है वो प्रमुख है, हम पढ़ते हैं। देखिए, स्वपरागण के लिए पहला अनुकूलन है जिसे हम बोलते हैं उभयलिंगता। क्या नाम है? उभयलिंगता। बच्चों, नोट करेंगे आप नोटबुक में। तो स्वपरागण के लिए पहला अनुकूलन कौन सा हो गया? उभयलिंगता। उभय का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ऐसे पौधे उभयलिंगी होते हैं, अर्थात
एक ही पौधे पर नर अथवा मादा पुष्प उपस्थित होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिन पर नर और मादा दोनों ही पुष्प उपस्थित होते हैं। इनके अलावा इनमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, या मैं कहूँ कि एक ही पुष्प में यदि नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगता कहते हैं। एक ही पुष्प है, यदि उसमें नर और मादा दोनों ही जननांग होंगे उसे हम कहेंगे उभयलिंगता। इसका एग्जाम्पल भी मुख्य रूप से क्या है, मटर। दूसरा अनुकूलन है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, देखिए सम का मतलब होता है समान, काल यानी समय, और पकना का मतलब पकना। तो देखिए ऐसे पौधों में पुष्प के पुमंग और जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं और परागकोश के स्फुटन के समय वर्तिकाग्रग्राही होते हैं, जिससे स्वपरागण होने की पूरी संभावना बनी रहती है। उन्हें समकाल पक्वता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समकाल पक्वता की परिभाषा आपको याद होगी। समकाल पक्वता का मतलब होता है जब पुमंग और जायांग दोनों साथ साथ एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो यह क्रिया समकाल पक्वता कहलाती है। समकाल पक्वता के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अधिकांश जो सदाबहार पौधे होते हैं जैसे कि गुलाबांस, ये एक प्रकार का सदाबहार पौधा है। तीसरा है अनुकूलन जिसका नाम है, इन्हें नोट करेंगे आप, अनुन्मीलियता। ये एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में। अनुन्मीलियता, इसे हम बोलते हैं क्लाइस्टोगेमी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लाइस्टोगेमी। देखिए क्लाइस्टोगेमी क्या है, कुछ पौधों के पुष्प सदैव बंद ही रहते हैं या उस समय तक बंद रहते हैं जब तक कि उनमें परागण अथवा निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो जाती। अतः ऐसे पौधों में केवल परागण ही संभव होता है, उन्हें हम अनुन्मीलियता कहते हैं। बच्चों, कुछ प्लांटों में फूल कभी भी नहीं खिलते हैं और वे हमेशा बंद ही रहते हैं, इस कारण स्वपरागण ही उनमें संभव होता है। इसके एग्जाम्पल है कनकोवा। एग्जाम्पल क्या है? कनकोवा। और परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे पौधे जिनमें कभी भी फूल नहीं खिलते हैं और वे हमेशा के लिए बंद रहते हैं, इस कारण उनमें स्वपरागण की क्रिया संभव होती है। एग्जाम्पल है कनकोवा, बालसम, ऑक्सीलेसिस इत्यादि इनके एग्जाम्पल है। अब देखिए 3 इनके हो गए अनुकूलन। पहला मैंने पढ़ाया उभयलिंगता, दूसरा मैंने बताया समकाल पक्वता, और तीसरा मैंने बताया बच्चों अनुन्मीलियता या क्लाइस्टोगेमी। अब देखिए दूसरा हम परागण पढ़ेंगे जिसका नाम है परपरागण। क्या नाम है? परपरागण। जब एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो परपरागण है उनको तकनीकी रूप से जिनोगेमी या सजात परागण भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जब एक पौधे के पुष्प के परागण यदि उसी जाति की, इन दोनों पौधों की जो जाति है वो क्या है, समान है, उनके दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर यदि ये जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपरागण। और परपरागण को तकनीकी रूप से सजात परागण या जिनोगेमी भी कहते हैं। अब देखिए जो परपरागण है इनके कुछ हम अनुकूलन पढ़ेंगे। जिस प्रकार आपने स्वपरागण के अनुकूलन पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार परपरागण के भी अनुकूलन या कुछ युक्तियां पढ़ेंगे। देखिए अनेक पादपों में ऐसी विभिन्न युक्तियां एवं अनुकूलन पाए जाते हैं जो परपरागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। देखिए पहला है स्वबंध्यता। पहला कौन सा हो गया? स्वबंध्यता। देखिए कुछ पौधों के पुष्प में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने के बाद भी अंकुरण नहीं होता है, इसे स्वबंध्यता
कहते हैं। तो देखिए संबंधितता क्या हो गई कि पौधों के पुष्पों में जब स्वयं के पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, संबंधितता। और संबंधितता के उदाहरण है राखी बेल, अंगूर, पिटूनिया, आलू, तंबाकू, चाय इत्यादि। इनमें क्या होता है, पौधों के पुष्पों में खुद के परागकणों का वर्तिकाग्र पर कभी भी अंकुरण नहीं हो पाता है। दूसरा है एक लिंगता। कौन सा है, एक लिंगता। देखिए एक लिंगता का मतलब है एक ही। देखिए पौधों के समस्त पुष्पों में एक लिंगता होने पर केवल पर परागण ही संभव होता है, क्योंकि उनमें एक पुष्प में या तो नर होगा या मादा होगा, उसे बोलते हैं एक लिंगता। तो प्यारे बच्चों, पुष्पों में पुमंग या जायांग में से कोई एक ही पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक लिंगता। ऐसे प्लांटों में पर परागण की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इनमें कभी भी स्वयुग्मन नहीं होता है, जैसे खरबूजा, पपीता, ताड़ इत्यादि। ऐसे पौधों में मुख्य रूप से उभय लिंगता श्रायिता पाई जाती है। एक ही पौधे पर विद्यमान एक लिंगी पुष्पों के बीच परागण की क्रिया हो सकती है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे तीसरा, भिन्न काल पक्वता। आपने वहाँ पर क्या पढ़ा, समकाल पक्वता, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, भिन्न काल पक्वता। अगला है भिन्न काल पक्वता। भिन्न का मतलब अलग अलग, और काल यानी समय, और पक्वता का मतलब पकना। देखिए कुछ पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। तो देखिए भिन्न काल पक्वता को हम विषम काल पक्वता भी कहते हैं। कहने का मतलब जब पुमंग और जायांग के पकने का समय अलग अलग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम काल पक्वता या भिन्न काल पक्वता। प्यारे बच्चों, जो भिन्न काल पक्वता है यह मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे भिन्न काल पक्वता के प्रकार। पहला है पुंपूर्वता, जिन्हें हम पोरोटेंड्री भी कहते हैं। जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पुंपर्वता। तो दोबारा सुनेंगे आप, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले पकता है तो इसे पुंपर्वता कहते हैं। इनके उदाहरण है कपास। क्या है ये, कपास। इसके अलावा आप एग्जाम्पल दो तो सूरजमुखी का भी दे सकते हैं और अरंडी का भी दे सकते हैं। दूसरा प्रकार है स्त्री पूर्वता। देखिए स्त्री पूर्वता का मतलब क्या हो गया कि जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। यानी जब वर्तिकाग्र है वो परागकोश से पहले पक जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री पूर्वता। इसके उदाहरण ब्रेसिकेसी, रोजेसी कुल के जो अधिकांश पादप है जैसे चंपा है, बरगद है, ये सब भी स्त्री पूर्वता के एग्जाम्पल है। तीसरा है हरकोगेमी। बच्चों हरकोगेमी बहुत ही मोस्ट है। तीसरा क्या है, हरकोगेमी। हरकोगेमी देखिए अनेक पौधों के पुष्पों में वर्तिकाग्र के ग्राह्य तल अथवा परागकोशों की स्थिति इस प्रकार की होती है कि उसी पुष्प के परागण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात दूसरे तरीके से मैं परिभाषित करूं तो जब वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच संरचना और स्थिति के आधार पर अवरोध पैदा हो जाता है तो उसे हम हरकोगेमी कहते हैं। जैसे कि वर्तिका की लंबाई पुंकेसर की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, तो वर्तिका की लंबाई है जो पुंकेसर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। चौथा है विषम वर्तिकात्व। चौथा क्या है,
विषमवर्तिकात्व। देखिए विषमवर्तिकात्व क्या होती है? अनेक पौधों में पुष्पों का स्वरूप 2, 3 या अधिक प्रकार का होता है, उसे हम विषमवर्तिकात्व कहते हैं। यानी कुछ प्लांटों में पुष्पों का जो रूप है वो 2, 3 या इनसे अधिक प्रकार का हो सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरोस्टाइली यानी विषमवर्तिकात्व है। इनमें द्विरूपता, त्रिरूपता आदि प्रकार की विषम रूपता हो सकती है। एक और पुष्प लंबी वर्तिका व छोटे पुंकेसर युक्त होते हैं। तो देखिए इनको आप दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जब एक पौधे में 2 प्रकार के फूल पाए जाए, जिसमें एक की वर्तिका लंबी होती है एवं पुंकेसर छोटे होते हैं, अथवा दूसरे की वर्तिका छोटी होगी और पुंकेसर बड़ा होगा। इसका एग्जाम्पल है प्रीमूला। जो प्रीमूला प्लांट है उसमें विषम वर्तिकात्व पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पर परागण की विधियां, मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। पर परागण की विधियां। प्यारे बच्चों, पर परागण 2 पौधों पर स्थित पुष्पों के बीच होता है, अतः इन्हें संपन्न कराने के लिए, या मैं कहूँ कि परागणों को एक पुष्प से दूसरे पौधों पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। उन्हें पर परागण के साधन या कर्मक कहते हैं। तो देखिए पर परागण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से किन्हीं 2 पादपों के वर्तिकाग्र के बीच में होती है। ये बाह्य साधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अजैविक कारक। तो परागण की विधियां कितनी प्रकार की होती है? पर परागण की 2 प्रकार की, अजैविक कारक और दूसरा हो गया जैविक कारक। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले अजैविक कारक की। अजैविक कारक में मुख्य रूप से हवा भी हो सकती है और जल भी हो सकता है। देखिए अजैविक कारक में पहला कारक है जिसको हम कहते हैं वायु परागण। देखिए वायु परागण को एनिमोफिली भी कहते हैं। देखिए वायु परागण किसे कहते हैं? जब परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हवा द्वारा होता है। यानी जब परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण है वो हवा के द्वारा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वायु परागण यानी एनिमोफिली। देखिए वायु पारगित होने वाले पौधों के परागकण छोटे, वजन में हल्के, चीकने और शुष्क होते हैं। इनका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा संख्या में होता है। वायु द्वारा परागित होने वाले वर्तिकाग्र में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। इनके उदाहरण है हाइपा, जो क्या एक प्रकार की घास है। तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जब परागणों का जो स्थानांतरण है वो हवा के द्वारा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वायु परागण। देखिए दूसरा है जल द्वारा परागण। तो देखिए जब परागकों से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जल द्वारा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जल परागण। दोबारा सुनेंगे आप। जब परागकों से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जल द्वारा होता है, तो इसे हम जल परागण कहते हैं। सामान्यतः सभी जलीय पौधे मुख्य रूप से जल पारगित नहीं होते हैं। इसके उदाहरण है निम्फिया या फिर पोटेमोजिटोन, या फिर मैं कहूँ मेरियोफिलम। वायु पारगित एवं निम्फिया कीट पारगित होता है, जबकि ये जलीय पौधे होते हैं। देखिए बच्चों, जल पारगित पौधों के उदाहरण हाइड्रिला है, इलोडिया है इत्यादि है। ये जो जल परागण की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला है अधोजल परागण और दूसरा है अधिजलीय परागण। जब परागण की क्रिया जल के भीतर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम अधोजलीय परागण कहते हैं। जैसे जोस्टेरा, इसको आप दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब परागण जल के भीतर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अधोजल परागणीय स्तरीय क्रिया। उदाहरण नाजास है, जोस्टेरा है,
आदि जल नियमन पौधों में केवल अधोजल की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा है अधिजलीय परागण या जल पृष्ठ परागण। जब जलीय पौधों के पुष्प का परागण जल की सतह पर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिजल परागण। जब परागण की क्रिया जल के अंदर होती है तो अधोजल, और जल की सतह पर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिजलीय परागण। तो देखिए अधिजल परागण की जो क्रिया है उनके उदाहरण है वेलिसनेरिया। इन पौधों में पुष्प जल की सतह पर पहुंच पाते हैं। तीसरा है, देखिए हम बात करते हैं जैविक कारक की। जैविक कारक मुख्य रूप से कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण और अन्य के द्वारा हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कीट परागण। कीट परागण को मुख्य रूप से एंटोमोफिली कहते हैं। देखिए जब परागण की क्रिया मुख्य रूप से कीटों के द्वारा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीट परागण। इनके उदाहरण मधुमक्खियां है, पतंगा है, तितली है। इस परागण का लगभग मुख्य रूप से 80% से अधिक कीट परागण मधुमक्खियां द्वारा होता है। कीट परागण वाले पौधे मुख्य रूप से रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त और गंध युक्त और आकर्षित होते हैं। यानी परागण की जो क्रिया यदि कीटों के द्वारा होता है तो कीट परागण। इस परागण का परसेंट वो मुख्य रूप से 80% से ज़्यादा होता है जिनमें मधुमक्खियों के द्वारा होता है। अगला है पक्षी परागण। देखिए यदि परागण की क्रिया मुख्य रूप से पक्षियों के द्वारा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पक्षी परागण। इसमें पुष्प नलिकाकार, चमकदार और मकरंद युक्त होते हैं। जब पक्षी मकरंद से आकर्षित होते हैं तो फूलों में चोंच डालते हैं। यानी पक्षी जब मकरंद की ओर आकर्षित होते हैं तो पक्षी अपनी चोंच को फूलों में डालते हैं तो उनकी चोंच व शरीर पर परागण चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्पों पर परागण चले जाते हैं। उदाहरण तंबाकू है। ये मुख्य रूप से एरेकेसी कुल के पौधे होते हैं। तीसरा है चमगादड़ परागण। ये बहुत ही एक सरल और इजी भाषा में लिखा है मैंने यहाँ पर, चमगादड़ परागण। देखिए जब परागण की क्रिया मुख्य रूप से चमगादड़ के द्वारा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चमगादड़ परागण। आप सभी जानते हैं कि चमगादड़ एक प्रकार का रात्रिचर स्तनपायी उड़ने वाला जंतु है। यानी चमगादड़ वो सिर्फ रात्रि के समय उड़ता है तथा मकरंद व कीट पतंगों की खोज में पुष्पों पर जाता है। कुछ पादपों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं और अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। यानी कुछ प्लांटों में जो पुष्प होते हैं वो केवल रात्रि में खिलते हैं, उनमें अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होता है। चमगादड़ क्या करता है? इन पुष्पों पर पहुंचता है और परागणों के स्थानांतरण में सहायता करता है। चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों के उदाहरण है कदम्ब। देखिए इनके उदाहरण कदम्ब है, कचनार है, बालम खीरा है, गोरख इमली है, ये इत्यादि इनके एग्जाम्पल है। कुछ पौधों में सरप और घोंघू के द्वारा भी परागण होता है। इनके अलावा गिलहरी, बंदर और मवेशियों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। और आर्किड में मुख्य रूप से घोंघू के द्वारा परागण होता है और गुलमोहर में गिलहरी के द्वारा परागण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आज का हमारा सिंपल सा एक टॉपिक था जिन पर हमने अध्ययन किया। आप इनके नोट्स बनाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाइए। आगे का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे।